जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके सभी एग्जाम्स को देखते हुए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। अभी ये आज का नवा सेट है जो कि प्लेटफॉर्म के बुक से लिया गया है। इसके पहले भी 8 सेट करवाए जा चुके हैं। आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर के बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि इसके चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके, चैनल से जुड़ करके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। आइए हम बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी साफ साफ शब्दों में यह कह देता है कि मंत्रिपरिषद का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 74 के 1 में जो है मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। जबकि हम 72 की बात करें, इसमें 72 1 79 1 73 1 जोड़ दिया है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर 72 1 की बात कर ले तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान याचना की बात इसमें कही गई है, जिसको ध्यान में रखेंगे। जबकि 73 की बात है तो 73 में संसद की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है ये 73। और 79 की बात कर ले तो संसद के दोनों सदनों की चर्चा जो है वो आर्टिकल 79 में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शोषण के विरुद्ध के अधिकार। आप जानते हैं कि प्रारंभ में जो है हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के कम में इसको रख दिया गया। अब मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 हैं। ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन, किसके अधीन दोस्तों? तो अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जिसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म भी कहते हैं, सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा। यह किस देश से प्रभावित था? तो 3 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अमेरिका देश से प्रभावित था। ध्यान में रखेंगे। सर विश्वेश्वरैया योजना आया कब था दोस्तों? तो 1934 ईस्वी में, जो कि औद्योगिकरण पे विशेष बल दिया गया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय नियोजन की जब भी पहली रूपरेखा की बात आएंगे तो आप सर विश्वेश्वरैया ही लगाएंगे। ठीक है, इसका प्रश्न हम अगला देखेंगे दोस्तों। इसमें और क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न में और हम देखते हैं कि एक सर विश्वेश्वरैया का एक फेमस बुक भी था। उस बुक का नाम क्या था? तो प्लान्ड इकोनॉमी, लिख लीजिए, आपको काम देगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इनका जो एक फेमस बुक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान, जिसको सब्सिडी का कहते हैं, का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की गठन की हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग की गठन जो है 243 के आई में और 243 के वाई में, ठीक है, आई और वाई अनुच्छेद में किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जबकि केंद्र सरकार की, अगर हम केंद्र में वित्त संस्थान की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, तो उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 280 में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी? तो ध्यान में रखेंगे। तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो बात करते हैं तो उसमें जो आपातकाल लागू की गई थी उसकी अवधि क्या गई थी? तो 5 जून 1975 से लेकर के 22 मार्च 1977 तक हुआ था। हुआ क्या था कि इसमें जो है, इसमें क्या जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कांग्रेस के विरुद्ध एक चुनाव हुआ जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें पहली बार जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे।
ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में जो है इंदिरा गांधी जो है आपका क्या किए थे, आपको आपातकाल घोषित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मैडम भिखाजी कामा। आप सबको पता है कि मैडम भिखाजी कामा एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज फहराया था। कहां, तो स्टुअर्ट गार्ड में। कहां दोस्तों, तो स्टुअर्ट गार्ड में। ध्यान में रखेंगे कब फहराया था, 1907 ईस्वी में। अच्छा, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कस्तूरबा गांधी, ये सब तो छोड़ दीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब तो फेमस चीज है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की जब भी बात आए तो आपका क्या करेक्ट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, 1993। कब, 12 अक्टूबर 1993 को जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम लगा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है, प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, ये तो बिल्कुल सही है। अगर पिछड़ा देश है तो आय भी कम होगा। उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न आय श्रम, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कहता है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बांग्लादेश की जो है दोस्तों आधिकारिक भाषा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बांग्ला। ठीक है, अगर हम, ये तो राष्ट्रीय भाषा की बात हो गई। अगर हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर ले तो क्या होगा, तो क्या था, वहां का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। क्या नाम है, वाटर लिली। वाटर लिली जो है दोस्तों वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे कब अपनाया गया था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या मतलब देख लेंगे तो 1971 में इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, 11 माफ कीजिएगा, कहता है पंचायत समिति के सदस्य कौन नियुक्त, मतलब मनोनीत कैसे किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जो है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये तो आप सभी लोग ग्राम पंचायत से संबंधित तो अगर लगभग होंगे तो आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत में एक पंचायत समिति भी होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय है। कौन सी, 3 स्तरीय है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक चीज और है कि पंचायत समिति का मनोनीत करने के पीछे एक और रीजन भी है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो 73वें संविधान संशोधन, लिख लीजिएगा काम देगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है, इसका गठन यानी कि इसका पंचायत समिति का गठन उस राज्य में नहीं किया जाता है जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से कम होगा। ठीक है, यानी जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा वहां पे पंचायत समिति का सदस्य का मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 क्या कहता है, कहता है कि भारत में प्याज उत्पादन की मुख्य राज्य कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र, नासिक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने खुदाई कराई थी, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो बौद्ध कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अमरावती। अच्छा, अमरावती स्तूप किस काल में बनाया गया था। तो अमरावती जो स्तूप है दोस्तों वो सातवाहन काल में बनवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, महरौली स्तंभ है कहां, तो महरौली स्तंभ जो है दोस्तों दिल्ली में है, ध्यान में रखेंगे। इसकी क्वालिटी ये है कि महरौली स्तंभ में इसमें जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया जाता है। मैंने आपको पिछले सेट में बताया है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो निष्ठापूर्वक पास बैठना। क्या है, निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी शिष्य का गुरु के पास बैठना, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सब फेमस क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 सितंबर को। अच्छा, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस। क्या, आत्महत्या रोकथाम दिवस, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद 12 सितंबर की बात कर ले तो 12 सितंबर को जो दोस्तों, सॉरी 12 सितंबर की तो बात आप देख लीजिएगा, 15 सितंबर की बात कर ले तो 15 सितंबर को है वो राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी राष्ट्रीय नेशनल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन इसके सही के बाद में ले लेंगे तो इसका केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें ऊंचाई का जिक्र किया हुआ है। इसके लिए कॉफी उगाने के लिए क्या जरूरत है, तो छाया का फैक्टर होना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, हम बात कर ले 18 नंबर प्रश्न में कि जो है चाय की खेती भारत में सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, तो 1835 ईस्वी में जो दोस्तों वो चाय की सबसे पहले खेती प्रारंभ हुई थी। अगर कॉफी की बात आई है तो कॉफी भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। कौन सा दोस्तों, कर्नाटक, जो कि अरेबिका नाम का कॉफी क्वालिटी उत्पादित करता है। और विश्व में तो ब्राजील सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 12 माह में। अच्छा, गन्ना के फसल के लिए टेम्परेचर कितनी जरूरत है, तो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की जरूरत है। एवं अगर बारिश की बात कर ले तो 75 से 120 सेंटीमीटर तक लगभग वर्षा की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है, तो मक्का लगाइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसका हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कहता है कि भारत के अंतिम महान राजपूत शासक कौन था। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को एक और नाम से जानते थे, तो राय पिथौरा। क्या, राय पिथौरा, इसको लिख लीजिए, राय पिथौरा या राय पिथौरा भी आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में, यानी तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जो है वो पराजित किया था। इस चीज को करेक्ट ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक। बताया जाता है कि सबसे अधिक दास रखने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक ही था। जिन्होंने किस चीज का स्थापना किया था, तो दीवान ए बंदगान, लिख लीजिएगा, काम देगा। दीवान ए बंदगान जो है इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, इसके पास कितने लगभग गुलाम थे, तो 1,80,000 जो है दोस्तों इसके पास गुलाम थे। ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। तो सहायक को संधि को स्वीकार नहीं करने वाला कौन था, ऑप्शन नंबर 1, मैसूर था। ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा, सहायक संधि जो है कब स्वीकार किया गया था, तो सहायक संधि को 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्वीकार किया गया था। अच्छा, सहायक संधि को भारत में लागू किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखिए, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, 1927 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ, 1916 में। चौरी चौरी हत्याकांड कब हुआ, 1922 में। क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में। आपसे पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इस चीज का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1916 के बाद, यानी रॉलेट एक्ट के बाद जो है इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया था। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे कल्पना चावला, ना कि कंगना रनौत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, डैश को चंद्रमा 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया, यानी किस तिथि को, तो 23 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रपति भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कहता है कि भारतीय सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो थॉमस कप का संबंध है वो बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर 3। और भी देख ले तो नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये सब जितने भी कप हैं वो बैडमिंटन से ही संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 कहता है कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ भी कहते हैं, कि प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रवि सिन्हा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 31 का ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, अच्छा दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर ले तो एशिया यानी भारत और चाइना में कितना, सिर्फ भारत और चाइना में जो है, चाइना में वर्ल्ड का लगभग 36% जो है जनसंख्या यही दो देश में पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल हम पूछ ले कि विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 17.5%। ध्यान में रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि विश्व का सर्वाधिक, माफ कीजिएगा बता दिया है मैंने। 32वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण है ना का मुख्यालय कहां है। तो यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 देहरादून में। अगला प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जानते हैं। तो जब अपनी ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो इसको हम ऑप्शन नंबर 2 भू विक्षेपी पवन यानी जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से जानते हैं। चीज को ध्यान में रखेंगे। एक और चीज है, अगर मानसून की बात करते हैं तो आपसे हम पूछ ले क्वेश्चन की मानसून की खोज किसने की थी, तो आपका क्या आंसर होगा, आप आंसर लगाएंगे मानसून की खोज जो है हिप्पालस नामक व्यक्ति ने की थी। कब, 45 AD में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हिप्पालस नाम की व्यक्ति जो है मानसून की खोज की थी। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश दूरी कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 111.32 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक देशांतर के बीच समय अंतराल कितना होता है, तो 4 मिनट का। ठीक है, एक देशांतर के बीच समय अंतराल कितना होता है, तो 4 मिनट का। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि प्लानिंग एंड द पुअर, क्या है, प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक कौन है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 का कौन, BS मिन्हास। अच्छा, अभी हम लेटेस्ट बुक की बात कर ले तो मार्गरेट थ्रेचर का है द पाथ टू पावर। क्या लिख लीजिए, द पाथ टू पावर। ये सब आपसे पूछते रहता है तो इसको लिख लीजिए। इसका राइटर कौन है, मार्गरेट थ्रेचर। ठीक है। इसके बाद एक हम डेविड रिकार्डो के नाम ले लें तो यहां पर डेविड रिकार्डो का नाम मेंशन है। इनकी भी एक बुक है, अभी लेटेस्ट बुक, क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइंस। क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइंस। इसके बाद हम गुरनार्ड मिंडल की बात कर ले तो गुरनार्ड मिंडल में भी अभी लेटेस्ट बुक इनका क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्या है, अगेंस्ट द स्ट्रीम इनका अभी लेटेस्ट बुक है। ठीक है, और भी इनकी बुक है गुरनार्ड मिंडल की, जो कि एशियन ड्रामा, जो कि फेमस बुक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहां है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन DC। अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो कब हुई थी, तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, कहता है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी के द्वारा पराजित कर दिया गया, यानी किसने हराया था, वो कौन था। तो मैग्नस कार्लसन इसका नाम था, वो नॉर्वे का रहने वाला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे 1 नंबर के जो है शतरंज के प्लेयर है। ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछ दे कि सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अगला प्रश्न है, अजय टू योगीनाथ आदित्यनाथ, सॉरी माफ कीजिएगा, अजय टू आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 शांतनु गुप्ता। 40वां प्रश्न देखेंगे, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
एक कौन है, एस विजय लक्ष्मी, ध्यान में रखेंगे। जैसे हम्पी कोनरू की संबंध जो है, इनके भी संबंध कैसे है, शतरंज से ही है। ये सब इस सेट में बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस चीज को आप देखते रहेंगे और फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था। तो सूफी संप्रदाय जो है, हिंदू तो अगर आप होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसमें नहीं है, सिखों में है नहीं, बौद्ध से है नहीं, तो इस्लाम जो जानते होंगे या इस्लाम से जुड़े जितने भी लोग होंगे या फिर आप पढ़े होंगे, सूफी संप्रदाय का जिक्र सिर्फ इस्लाम से ही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है। एक क्वेश्चन तो आपको रिपीट कर दिया। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय सही है, निम्न मृत्यु दर सही है, उच्च निरक्षरता सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लें तो गिर वन भी कहाँ है, तो गुजरात में ही है गिर वन, ध्यान में रखेंगे। अगर कर्नाटक में देख लें तो कर्नाटक में एक है सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। जबकि एक और मैं फेमस आपको वन्य जीव अभ्यारण्य बताऊंगा, तो बोरीविल्ली, क्या बोरीविल्ली, बोरीविल्ली ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। आप इस चीज को नोट करते जाइए, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, नेपाल की। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, आचार्य बीटलनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, कहता है कि बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था। तो उड़ीसा और झारखंड की जब भी बात आएगी तो उड़ीसा 1936 में, जबकि झारखंड 2000 में। अच्छा इसकी डेट क्या है, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ, जबकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हुआ। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हालांकि बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा 1911 में हुई थी, जबकि विधिवत रूप से 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 26 अप्रैल 1858। ये कहां के रहने वाले थे, तो पहले मैं आपको बता दूं कि बाबू कुंवर सिंह का जो संबंध था वो परमार वंश से था। किस वंश से, लिख लीजिए, परमार वंश से। इनका संबंध किस देश से था, सॉरी कहां से था, तो आरा जिला के जगदीशपुर से ये संबंध रखते थे, ध्यान में रखेंगे, ये वहां के जमींदार थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कहता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पटना। अच्छा ये मुख्यतः जो है वो किस समाज से जुड़ा हुआ था, तो ये मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 49 का, ऑप्शन नंबर 3, त्यागराज। अच्छा एक तो त्रिमूर्ति में से एक हो गए, बाकी दो कौन है, तो लिख लीजिए मुथुस्वामी दीक्षितार, क्या मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, कहते हैं बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिवहर जिले का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है दोस्तों, तो प्रति किलोमीटर 1880 जो है लोग रहते हैं, जबकि सबसे कम की बात कर ले तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है, कैमूर जिले की, मात्र 488 व्यक्ति प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, 51 कहता है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने देर बाद सुनाई देगी, सुनाई ही नहीं देगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चूंकि वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहें कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए, तो जल की कठोरता को आप आसानी से उबाल करके उसको दूर किया जा सकता है, पूरी तरह से दूर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। 53 प्रश्न कहता है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित की विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, माया। अगला प्रश्न है कि पीतल का एक मिश्र धातु है, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, तो ये मिश्रण है, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 55 क्या कहता है
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज रोग होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इंसुलिन की खोज कब की थी, किसने की थी? तो बैटिंग और बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। किसने? बैटिंग और बेस्ट ने। आप जानते हैं कि अगर इंसुलिन की अधिकता की वजह से जो है डायबिटीज होता है, जबकि ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, सॉरी इंसुलिन की कमी की वजह से जो है वो क्या डायबिटीज होता है, लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तभी भी आपको डायबिटीज रोग हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर H2O यानी जल का घनत्व अधिक होगा? तो ये फ़ारेनहाइट में दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? यानी स्तनधारी का मतलब क्या है कि जो बच्चे देते हैं, ठीक है, जो बच्चे देते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्तनधारी नहीं है पूछ रहा है, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मगरमच्छ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ध्यान में रखेंगे 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्रावायलेट किरण यानी अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि अश्रु का रासायनिक नाम क्या है? यानी अश्रु का मतलब यहाँ पे आंसू के बारे में पूछ रहा है, शुद्ध संस्कृत लिखा हुआ है, ठीक है। तो अश्रु का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 अल्फा क्लोरोएसिटोफेनोन। क्या? अल्फा क्लोरोएसिटोफेनोन। अगर इसकी हम सूत्र की बात कर ले, रासायनिक फॉर्मूला की बात कर ले, तो लिख लीजिएगा CCl3NO2, ठीक है, NO2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऐसे भी आप जान लें कि जब ये गैस जो है आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके वजह से आंखों में जलन होने लगती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? 60 कहता है कि यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ध्यान में रखेंगे उसकी चमक कम हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? 61 कहता है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाइना रोज। अच्छा, ये चाइना रोज है क्या? तो आप देखते होंगे अड़हुल का फूल, गुड़हल या फिर जवा कुसुम के नाम से भी जो है चाइना रोज को जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 बुल्लू बेबी सिंड्रोम नामक निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो बुल्लू बेबी सिंड्रोम जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मिथोमोग्लोबिन के कारण बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है बुल्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट के लवण के कारण होते हैं। किसके कारण? नाइट्रेट के लवण के कारण होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे स्थिति में जो बच्चों के यानी जो त्वचा होते हैं उसमें कैसा हो जाता है? ये त्वचा नीला हो जाता है, नीलापन हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये VVI क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है और ये यूनिक वर्ड है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नाइट्रेट से तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मिथोमोग्लोबिन जो है एक नया वर्ड मिला है आपको। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 64 का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं बल्कि क्या घेंघा या फिर गलगंड या कह सकते हैं रोग होता है, ठीक है। अच्छा, एनीमिया तब होता है किसकी कमी से कारण है? तो आयरन की कमी के कारण से एनीमिया होता है, जबकि तांबा की कमी के कारण से विल्सन नामक रोग होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 65 नंबर, साबुन को जल में घोलने पर जल पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घट जाएगा। अगला प्रश्न है Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 5। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ऐसे इसमें ऑक्सीकरण संख्या का मैं भी क्वेश्चन जो है आपको क्यों नहीं बता रहा हूं, तो आपको जो है सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण नंबर याद करना होगा। जो चीज दे रहा है, जैसे Mg का है तो आपको ऑक्सीकरण नंबर याद करना होगा। मैंने आपको बताया है कि आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो अब क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण की संख्या की नंबर क्या होता है वैल्यू? तो 1 2 3 4 3 2 1 0,
ध्यान में रखेंगे, यही होता है। अगला प्रश्न देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त की जाएगी, यानी कितनी ऊर्जा को अवशोषित करके रखी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 5 जूल को ऊर्जा को रखा जाएगा, बाकी सबको जो है वो रिटर्न कर देगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर का मुख्यतः बदलता है, यानी एक ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वोल्टेज को बदलता है। अगर हम आपसे पूछ दे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान में रखेंगे माइकल फैराडे। इस चीज को लिख लीजिए, काम देगा आपको। ठीक है, आप जानते भी होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन लिख लीजिए, काम देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो है तो रबर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक रबर है क्या, तो ये थर्मोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाली अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 कंपाइलर। अगला प्रश्न है यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखें तो यह कैसा दिखाई देगा, करेक्ट आंसर लगाएंगे काला। हर एक जो है सारे के सारे काला दिखाई देगा, केवल व्हाइट को छोड़ करके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, 73वां प्रश्न है दोस्तों माइकलसन मोरेले का प्रयोग आधार बना था, यानी माइकलसन मोरेले का प्रयोग आधार क्या बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईथर परिक्रमण का पतन हुआ। ठीक है, पतन का। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि एक डायोड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ध्यान में रखेंगे, एक डायोड केवल एक ही दिशा में चालन करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कैथोड किरणों का वेग प्रकाश का वेग का कितना होता है, तो कैथोड किरणों का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का कैथोड किरणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या है, तो डीएनए में जो है दोस्तों प्यूरिन क्षार क्या है, ऑप्शन नंबर बी एडेनिन और गुआनिन। ध्यान में रखेंगे। ऐसे डीएनए को 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक में बांटा गया है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक में बांटा गया है। एक नंबर पर सुन लेंगे ध्यान से आप, एडेनिन है, क्या है दोस्तों एडेनिन, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरा पे है साइटोसिन जिसको आप सी से डिनोट करते हैं। तीसरे नंबर पे गुआनिन है जिसको आप जी से डिनोट करते हैं। और चौथे नंबर पे क्या है, थायमिन है जिसे टी से डिनोट करते हैं। आज का सेशन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। इसका हम वीडियो कल लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू जारी रखिए। धन्यवाद।